सियासत का जुड़वा अंदाज, शहर के लिए अलग रणनीति, गांव के लिए अलग स्ट्रैटेजी। एमपी में निकाय चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली दोनों से होंगे। महापौर का फैसला जनता करेगी तो पार्षद निकाय अध्यक्ष को चुनेंगे। शिवराज सरकार के इस नए मसौदे को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों दोनों प्रणाली को बीजेपी लेकर आई। दरअसल कहीं न कहीं यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा ही है। अगर आसान शब्दों में समझें तो बीजेपी शहर और गांव के लिए अलग अलग फॉर्मूला लेकर आई है। यही वजह है कि बीजेपी ने किसी एक प्रणाली से चुनाव न करवाते हुए दोनों प्रणाली को निकाय चुनाव में शामिल किया है। महापौर का जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, पार्षदों के माध्यम से होगा। ये अध्यादेश सरकार की तरफ से महामहिम को भेजा गया था, जिस पर महामहिम की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब चुनाव किस प्रणाली से होंगे इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। इधर कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के मीडिया विभाग को भंग कर दिया है। एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर कांग्रेस काम करती दिख रही है, लेकिन निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने के फैसले पर उसका नजरिया कुछ और है। तो आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। या तो पूरे के पूरे महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष सब डायरेक्ट होते या सब अप्रत्यक्ष होते। ये कोई ना कोई षड्यंत्र है कि जिससे कहीं भी कोर्ट में चीज़ फंसे और फिर कोई स्टे आ जाए कि नहीं एक जैसे चुनाव कराया जाए। ये कहीं ना कहीं मंशा नहीं है सरकार की कराने की। एमपी में ऐसा पहली बार होगा जब निकाय चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली दोनों से होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का फैसला निकाय चुनाव में उसका जीत का ब्लूप्रिंट तो है ही, साथ ही वो गांव शहर में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने की कोशिश में भी है। हालांकि अब चुनौती कांग्रेस के सामने है। उसे एक तरफ शहर की रणनीति पर काम करना होगा तो गांव के लिए भी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत शहर की, सियासत गांव की। राजनीति में क्या प्रत्यक्ष और क्या अप्रत्यक्ष, लेकिन जब भी निकाय चुनाव की बात होती है तो ये मसला चर्चा में आ ही जाता है। चर्चा में इसलिए भी आया कि 2018 में सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव, खासतौर से महापौर और पंचायतों और नगर पालिका के अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के ज़रिए ही होंगे और पार्षद उनका चुनाव करेंगे। तो ये बात बड़ी ज़ेरे बहस रही, बड़ी चर्चा में रही और ये प्रश्न भी उठा कि ऐसा करने के पीछे वजह क्या है। माना ये गया कि इसमें कुछ राजनीतिक सहूलियतें जुड़ जाती हैं, इस वजह से अब बीजेपी ने उसको 50-50% के साथ पारित किया। यानी नगर निगम के लिए तो डायरेक्ट प्रणाली रहेगी, लेकिन नगर पालिका और पंचायतों के लिए इनडायरेक्ट रहेगी। लेकिन लोकतंत्र एक प्रत्यक्ष और जीवंत माध्यम है, ये हमारी अपनी राय है और हम ये चाहेंगे ही हमेशा कि लोकतंत्र में जनता की ही 100% भागीदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और अगर ये जनता ही चुनती है तो ये सबसे बेहतर होता है निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीतिक नुमाइंदा कहीं ना कहीं कई विचारों से आबद्ध तो हो ही जाता है। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होता है या किसी राजनीतिक दल से बहुत गहराई से प्रभावित होता है। ये मतदाता होता है। आप कह सकते हैं कि मतदाता भी भावनाओं में बहता है, भावनाएं उसके साथ भी चलती हैं, मनुष्य है वो, लेकिन मतदाता फिर भी मतदाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है और सबसे बड़ा दाता भी मतदान की दृष्टि से वही है। लेकिन ये तो हुई कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन अब जो हो गया है वो हो चुका है और बीजेपी ने एक सुरक्षात्मक डिफेंसिव मैकेनिज्म को अपनाया है। उसने ये ज़रूर देखा है कि नगर निगमों में उसकी ताकत मजबूत है, वहाँ उसने अपने को तौला है, लेकिन जोखिम भी उठाया है, क्योंकि बात बिल्कुल सही है कि इस समय जल संकट है और भी चुनौतियाँ हैं। 2 साल कोविड के बहुत तंगहाली के गुजरे हैं,
लेकिन फिर भी उसने ये फैसला लिया है। अब ये शहर और गांव की ये सियासत किस तरह आगे चलेगी और किसको बेनिफिटेड करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज इसी अहम मसले पर हम एक बार फिर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी। अब शहर और गांव की सियासत दोनों पर मुहर लगनी है जनता के भरोसे की, विश्वास की, और बीजेपी का ये फैसला जिसमें 50% प्रत्यक्ष है, 50% अप्रत्यक्ष है, इन सब का समग्र मूल्यांकन गागर में सागर समेटते हुए वक्त की मर्यादा को देखते हुए क्या कहेंगे आप जगदीश जी? जी 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 शरद जी, जी आपने जो कहा, आपकी दो बातों में आज की पूरी बहस का सार छुपा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। एक, आपने कहा कि राजनीति में क्या प्रत्यक्ष क्या अप्रत्यक्ष, एक बात, और दूसरा आपने बहुत चतुराई से बहुत सारी बातें कर दी जिसमें एक शब्द में वो सारी बातें आपकी छिपी हैं, राजनीतिक सहूलियतें। ये जो दोनों शब्द आपके हैं, मेरा मानना यह है कि ये पूरा विश्लेषण कर देते हैं सारी चीजों का। ये दोनों शब्द आपने जिस तरीके से कहे हैं, क्योंकि शरद जी क्या है कि राजनीति में क्या प्रत्यक्ष क्या अप्रत्यक्ष, इसी में पूरी बहस का सार छुपा है। क्योंकि बीजेपी ने निश्चित रूप से पूरी तरह राजनीतिक सहूलियत ढूंढी है। शहरों में उसे पता है कि उसका प्रभाव एक क्षेत्र है, तो जो बड़े शहर हैं, मेयर के इलेक्शन जहां होने हैं उसने वो डायरेक्ट करा लिए। और नगर पालिका, जितना छोटा चुनाव शरद जी होता है उतना चुनाव कठिन होता चला जाता है। बड़ा चुनाव पार्टी के बैनर पर लड़ा जाता है, और छोटे चुनाव में कहीं ना कहीं प्रत्याशी की छवि बहुत मैटर करती है। एक बात, बड़े शहरों में कोई लहर नहीं चलती, छोटे शहरों में कोई लहर नहीं होती, स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। छोटे शहरों में स्थानीय मुद्दा इस समय आपने बिल्कुल सही कहा, पानी का है, बिजली का है, बढ़ती महंगाई निश्चित रूप से एक इशू है। तो वहां बीजेपी ने अप्रत्यक्ष चुनाव अपनी राजनीतिक सहूलियत के लिए कराया। उसका कारण एक है कि जब पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे, और ये छोटे चुनाव में आप देखेंगे, और आपने भी लंबे समय तक पॉलिटिकल कवर किया है कि छोटे चुनावों में क्या होता है। आप देखिए, नगर परिषदों की गिनती कर लीजिए आप, और नगर पालिकाओं की, भोपाल की तुलना में, इंदौर की तुलना में छोटी जगहों पे 20 वार्ड होते हैं और 5 निर्दलीय जीत के आते हैं। तो ऐसे में निर्दलियों को मैनेज करना सत्ता के लिए ज्यादा आसान है बनस्पत कांग्रेस के। कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है और कांग्रेस की धार इस समय उतनी तेज नहीं है, क्योंकि जब सत्ता होती है तो सत्ता के साथ बहुत सारी चीजें चलती हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है गेम ऑफ पावर। तो जो पावर का गेम है वो बीजेपी ने इन चुनाव में पूरी सहूलियत के साथ खेला है शरद जी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहिए कि मुझे अभी भी ये चुनाव हो पाएंगे, मैं आपकी बात इसमें संदेह नजर आ रहा है शरद जी। जी जी, इस पर मैं आपकी राय कहीं ना लूंगा। कहीं फिर मामला कोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है। मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा और समझूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि अब किन बिंदुओं पर अगर आप ये बात कह रहे हैं तो वो कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर इसको चुनौती दी जा सकती है। उमेश जी की एक टिप्पणी, फिर मुकम्मल तौर पर कांग्रेस से जवाब लेंगे, क्योंकि उनके समय पूरा ही अप्रत्यक्ष मामला था। अब बीजेपी ने उसको 50-50% कर दिया है। इसके पीछे क्या सोच और क्या दृष्टि है, ये बात जगदीश जी ने हमको समझाई है बहुत गहराई से, और उन्होंने ये बताया भी है कि एक चतुर रणनीति का सृजन भी करने की कोशिश बीजेपी ने की है। जहां उसकी ताकत अधिक है वहां उसने प्रत्यक्ष निर्वाचन की तरफ कदम बढ़ाया है, और जहां हमेशा से छोटे चुनाव कठिन होते हैं वहां उसने एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी को अपनाया। जी उमेश जी बोलिए सर। जी उमेश जी। जी जी शरद जी, अंतःकरण भी शुद्ध है और भाव भी सात्विक है। अंतःकरण भी शुद्ध है, भाव भी सात्विक है, और इस निर्णय के पीछे जो हमारा हेतु है वो भी बहुत पावनता वाला है। जी 16 नगर निगम है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी जो कल्पना है कि भारत का जिस तरह से अधोसंरचना का विकास हो रहा है और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जिस तरह से बड़े महानगरों में लाए जा रहे हैं, हमारे इंदौर शहर का उदाहरण देता हूँ, स्मार्ट सिटी के अंदर है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत बड़ी फंडिंग होती है, और मुझे लग रहा है कि महानगरों का कायाकल्प करने की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और उस संकल्प को पूरा करने के साथ शिवराज जी की भावना दोनों जुड़ी हुई है। तो ये बहुत आवश्यक है कि नगर निगम का जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि हो, उसमें जनता के एक एक मत की भागीदारी हो, और महापौर को सर्वशक्तिमान होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर आकार वाले शहर की रचना की जिम्मेदारी है।
तो इस सुंदर शहर की रचना की जिम्मेदारी जो उसको केंद्र दे रहा है, जो राज्य दे रहा है, वो बहुत ईमानदारी के साथ निर्विवाद, बगैर भय, बगैर दबाव के कर पाए और उस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं हो, वो मुक्त भाव से और उसका जो अपना चिंतन है उसकी व्यापकता के साथ उसका मापन करके वो काम कर सके। तो इसलिए नगर निगमों को प्रत्यक्ष प्रणाली में कराए। छोटे चुनाव जो है, नगर पालिका लगभग 5 लाख की आबादी का है, नगर पंचायत उससे कम है, 15 वार्ड की कमोबेश नगर पंचायत हो जाती है, 30 वार्ड आ गए तो नगर पालिका हो जाती है। तो छोटे, भौगोलिक दृष्टि से भी छोटे हैं, जनसंख्या का घनत्व भी कम है, वहां की अपनी समस्याओं का प्रकार अलग प्रकार का है। वहां पर सड़क की प्राथमिकता है, खननजों की प्राथमिकता है, वहां पर पेयजल की प्राथमिकता है। तो ये जो छोटी आवश्यकताएं हैं, तो छोटी आवश्यकताएं जो है वहां के जनप्रतिनिधि को दिन प्रतिदिन अध्यक्ष के साथ इन चीजों को लेकर बातचीत करना है, संवाद करना है और उसका समाधान कराना है। तो यहां पर अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली होती तो स्वाभाविक रूप से जो अध्यक्ष होगा उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है, उस पर एक स्वाभाविक रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का दबाव बना रहता है और छोटी छोटी जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं तो वो बहुत ज्यादा आसानी से समाधान की जा सकती है। तो हल समाधान इसके निर्णय के पीछे हमारा तो भाव यही है, इसके पीछे कोई और शरद जी आपने जो इशारों में कहा वैसा तो कोई राजनीतिक चाहते हुए मुझे लग रहा है कि हमने आजमाया नहीं है। और जगदीश जी ने तो बहुत सुंदर ढंग से आपकी बात को विश्लेषित करा है। तो मैं तो बहुत विनयशीलता की भाव से भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देता हूं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है और बहुत निर्मल भाव के साथ इस काम को करा है। जी जी जी, चलिए आप बताइए, आप क्या कहेंगे अवनीश? सर, इनकी बातों से लगता है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और ऐसे लग रहा है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं बीरबल की खिचड़ी भानुमति का पिटारा बनते जा रहे हैं। शरद जी, ये पहली बार हो रहा है और मैं बताऊं ये क्यों हो रहा है कि नगर निगमों में डायरेक्ट प्रणाली से आप चुनाव करवा रहे हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत में इनडायरेक्ट। शरद जी, उसका कारण समझिए, नगर निगम में ईवीएम से वोटिंग होनी है और नगर पालिका नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से होनी। पहला कारण तो ये है शरद जी, क्योंकि ये अपनी स्थिति को भांप चुके खुद भारतीय जनता पार्टी में। आपने खुद देखा 3 दिन में ही हमने देख लिया कितने गतिरोध। नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि मसौदा नहीं पहुंचा राज्यपाल के पास, 1 दिन पहले खबर आती कि राजभवन पहुंच चुका है, उसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह आकर बयान देते हैं, फिर शिवराज जी की बात है। तो शरद जी, कहीं ना कहीं भाजपा में बड़ा गतिरोध है। हकीकत यह है कि खुद शिवराज सिंह जी नहीं चाहते कि डायरेक्ट प्रणाली से चुनाव हो, क्योंकि उनको मालूम है उनकी स्थितियों का आकलन वो खुद कर चुके। लेकिन संगठन है जो आपकी पार्टी क्या चाहती है? सर, हम तो शुरुआत से इनडायरेक्ट चुनाव के लिए हमने कहा है सर। लेकिन आप ये देखें सर कि उसमें इतना सारा चेंजेस आया। आप देखें, ना तो परिसीमन हुआ, ना रोटेशन प्रणाली का पालन हुआ और ना ही आप देखें ढंग से आरक्षण लागू हुआ। शरद जी, हमारी इन मांगों के साथ हम इनडायरेक्ट प्रणाली से चुनाव चाहते थे। शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो आदरणीय उमेश शर्मा जी की बात में सुन रहा था, इनको शायद जानकारी का अभाव है। बाढ़ों से नगर निगम नहीं बनते। अगर किसी शहर की आबादी 2,75,000 के ऊपर है तो वो नगर निगम बन जाता है। ये अलग बात है। आज भी 5-6 नगर पालिकाएं मध्य प्रदेश में ऐसी हैं, दमोह, छतरपुर, गुना, जिनकी आबादी 4-5 लाख के नज़दीक होने वाली है, लेकिन वो नगर निगम नहीं बन पाए। उसमें आपका हरदा, होशंगाबाद भी देखें, ये भी उस कड़ी में है। तो ये अगर आप बात देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है एक्चुअल में कि नगर निगम और नगर पालिका के बीच ये जो स्मार्ट सिटी वाला समझा रहे थे फंडा भी। सर जी, मेरा निवेदन है, बताएं भाजपा के नेता प्रवक्ता कि 8 साल से आप स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, एक सिटी आप स्मार्ट नहीं बना पा। आपका एक किसी भी शहर में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, किसी शहर में बता दो जहां आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हो। तो ये इस तरह के आप कारण मत दीजिए। और ये बात सही है कि आज भी इनकी नीयत में शरद जी खोट है। ये कहीं ना कहीं ऐसे कारण ढूंढ रहे हैं कि कोई व्यक्ति जाए, कि वो कोर्ट में जाए और फिर से चुनाव कहीं ना कहीं किसी कारण से होल्ड हो। ये पक्की बात है। आप एक प्रदेश में आप कहते हो एक देश एक संविधान, आप कहते हो एक देश एक टैक्स, फिर एक देश में मतलब एक प्रदेश में 2 प्रणाली से चुनाव क्यों शरद जी? ये मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि वो एक ही समय पर आप। लेकिन सर, मैं देख रहा था पूरे समय प्रणाली पर ही सवाल था आपका। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, आपकी ताकत क्या होगी, इस समय जल संकट का है। आप मैं दूसरे राउंड में आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रणाली पर सवाल उठाना आपका अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। विपक्ष के नाते ये सबसे ज्यादा अधिकार आपका है कि आप रीति नीति पर सत्ताधारी दल की उंगली उठाएं और प्रश्न खड़ा करें। लेकिन उसके साथ आपकी ताकत क्या है, क्योंकि चुनाव जनता के मन को जीत कर ही जीते जाते हैं। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उमेश जी की राय लेकर फिर मैं जगदीश जी की तरफ जाऊंगा, फिर आपकी तरफ आकर आपसे जवाब लूंगा। जी उमेश जी बोलिए। उमेश जी सर जी।
नहीं, मैं तो अवनीश जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम कृतसंकल्पित थे चुनाव कराने के लिए। आज मैं 2-3 डिबेट में शरद जी बैठा था, बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे लग रहा है शायद लाइन लेकर आए हैं कि कोई कोर्ट चला जाएगा, कोई कोर्ट चला जाएगा। आप मत जाइए ना न्यायालय, हमारी तरफ से कोई न्यायालय नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि इस समय अब जनता की अदालत में उतर जाए। अब थोड़ा सा 4 कदम अवनीश जी आगे बढ़िए, ये न्यायालयों का आदान प्रदान, प्रतिवाद और वाद सब समाप्त करिए यार। अब जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का स्वतंत्रता से अधिकार दीजिए और उसके अधिकारों पर अब कुठाराघात मत करिए। और आज भी आपकी पार्टी के इंदौर में बहुत सारे लोग हाईकोर्ट भाग गए हैं। जरा अपने हाथ से जो बाड़े कूद कर भाग रहे हैं और बार बार हाईकोर्ट भाग रहे हैं, कमलनाथ जी से बोलिए ना जरा एक डपट लगाए कि अब चुनाव हो जाने दो। जनता के बीच में जाने से डर क्यों रही है कांग्रेस पार्टी? हम तो जनता के बीच में जाने को तैयार बैठे हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी में क्या अनुशासन नहीं बचा है, या जो आज हाई कोर्ट में गए हैं इंदौर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बगैर गए हैं क्या? कहीं ना कहीं ये प्रकरण अवनीश भैया आप ही लोग तो ये मुझे लग रहा है कि छाल डाल रहे हैं, मट्ठा डाल रहे हैं। थोड़ा इससे बचो यार, अब जनता की अदालत में उतरो, वहां 2-2 हाथ करेंगे, आमना सामना होगा। जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने दो, आपको चुने या हमको चुने, आप जीतोगे हमारी शुभकामनाएं और हम जीते तो आपकी शुभकामनाओं की अपेक्षा करेंगे। बड़ी बड़ी अनौपचारिक अपेक्षा आपसे रख दी है उमेश जी ने, बड़ी आत्मीयता से, बिल्कुल ठेठ मालवी अंदाज में उन्होंने। बंद करो भैया अदालत, अदालत अब चुनाव हो जाने दो। जी जगदीश जी बोलिए, जगदीश जी बोल लीजिए। जी जी जगदीश जी, जी जी शरद जी, एक तो उमेश जी शब्द शिल्पी हैं जी, शब्दों की चट्टाने बहुत खूबसूरत तरीके से लुढ़काना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। क्या बात है, और आपने कविता रच दी। लेखनी का भी प्रशंसा, खूब अच्छा लिखते पढ़ते हैं। जी जी जी, ठीक है ना। और लेकिन उमेश जी जो कह रहे हैं भाई, सवाल तो यही है ना कि दो तरीके के चुनाव क्यों? परिभाषाएं अपने हिसाब से मत गढ़िए आप अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव को कैसे करा सकते हो? परिभाषाएं 2 हिसाब से क्यों गढ़ी जानी चाहिए? और फिर दूसरी चीज, कांग्रेस के जमाने में चुनाव हमेशा इनडायरेक्ट होते चले आए हैं। मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा, बीजेपी ने नेतृत्व उभरने के अवसर दिए। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब के अध्यक्षों के चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए, जो बीजेपी ने कराए थे। निश्चित रूप से बेहद स्वागत योग्य निर्णय था और बीजेपी हमेशा ये पक्षधर रही है। 1 हफ्ते पहले तक माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, जो नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के मुखिया हैं, बड़ी उनका भी बयान आया था कि बात कही है भाजपा जगदीश जी। प्रत्यक्ष प्रणाली के पक्ष में रही है। उन्होंने कहा था कि भाजपा प्रत्यक्ष चुनाव चाहती है और अध्यक्षों के चुनाव हम चाहेंगे कि प्रत्यक्ष हो। आखिर कौन सी ऐसी जरूरत आ पड़ी? निश्चित रूप से आप स्वीकार करें ना करें, आपकी राजनीतिक और रणनीतिक मजबूरी इसे कह लें, जरूरत इसे कह लें, ये आए हैं। और इसीलिए शरद जी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में जाने की संभावनाएं मुझे दिख रही है कि एक ही चुनाव जनता चुनने वाली है, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो। एक ही चुनाव 2 प्रकार से कैसे हो सकते हैं कि एक को पार्षद चुन ले, एक को जनता चुन ले? ये मसला कोर्ट में जा सकता है, इसकी मुझे पूरा अंदेशा है। और कोर्ट ये पूछ सकता है कि भाई आप किस आधार पर आप ये करा रहे हैं? जी चलिए, आप पार्षदों से सीधे महापौर भी चुनवा लीजिए ना, उसमें दिक्कत क्या है? जी जी अवनीश जी। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पहले की बात का जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी आप निरंतर देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में निरंतर रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, पूरा संगठन में सुधार चल, निरंतर नए संगठनों में नए पदाधिकारी दिए जा रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी। शरद जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करूँगा कि आप, पहली बात तो आपने ये चुनाव इतने विलम्ब कर दिए, लगभग 2 साल से अधिक हो गए आपको दोबारा सत्ता में आए, और आप आज तक देखिए आरक्षण की बातें शरद जी बहुत हो गई। और अभी सर ये सब भी बातें बहुत चर्चा में अभी जैसे उमेश जी कह रहे थे कि अदालत मत जाए, देखिए क्या है, बीजेपी कहती है आपने 1 साल तक नहीं होने दीजिए, फिर कोविड पर बात आ जाती है, फिर तमाम परिस्थितियां हम सब ने भी देखा है। बिल्कुल जी सर, हमने 1100 नई ग्राम पंचायतों का परिसीमन का मसौदा तैयार किया। शरद जी, बहरहाल कोविड में कड़वा सत्य है, उस समय 2 साल तो बहुत पूरे देश के लिए खराब थे। इनकी वर्किंग से कहीं एक भी ये चीज परिलक्षित नहीं हुई इतने सालों में, 2 साल में, कि चुनाव कराना चाहते हैं। बल्कि आज भी इन्होंने इस तरह से फंसा दिया शरद जी कि ना तो आप उगल पाओगे ना निगल पाओगे। हकीकत बात है और इन चुनाव में कहीं ना कहीं आदमी का खुद का स्वार्थ भी जुड़ा होता है। जो नेता होते नगर पंचायतों में भी आपने देखा, वो डायरेक्ट निर्दलीय लड़कर भी आते हैं। तो शरद जी, मुझे तो ये भी जानकारी है कि शिवराज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो
पार्षदों से चुनाव हो रहे हैं, मैंने सुना है इनने कई सारे रिसोर्ट अभी से बुक कर दिए हैं उत्तर प्रदेश अरे और गोवा सर, हुआ अभी क्योंकि सर अब क्योंकि तो सर ये आप- पार्षदों का चुनाव जी, तो बेंगलोर जी। तो ले नहीं जा पाएंगे। सुना है कई सारी अब आप पार्षदों के चुनाव को भी रिसोर्ट तक ले जाएंगे तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा सर। इन्होंने हाँ। कई सारी इनोवा फॉर्च्यूनर बुक की हैं कई ट्रैवलिंग कंपनियों से, जी। और सीमावर्ती जो राज्य हैं उसमें इन्होंने अभी से बुकिंग कर दी है, क्योंकि इनको मालूम है कि डायरेक्ट प्रणाली से चुनाव में जाएंगे अरे तो इनको बुंदेला जी, हार बहुत हार सारे लगनी 5 है। छोटे और चुनाव में आप कहीं भी ना छोटी कहीं- जगह से हो, अरे मैं भी हूँ, बहुत सारे जगदीश जी, निर्दलीय कुछ भी जीत के पॉसिबल आते है हैं। जगदीश जी। अभी उपयोग तो एक उनका करना है ना। जगदीश जी एक अभी चुनाव संपन्न हुआ, नरवर का चुनाव। मैं आपको बता दूं, नरवर के चुनाव में चलिए, 8 चलिए, पार्षदों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे नैनीताल शिफ्ट कर दिया था, आप पता कर लीजिए। चलिए मेरी चलिए जानकारी चलिए है। चलिए, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल मत बना दीजिए हर चुनाव को, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी सर। मैं जगदीश जी की बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा उमेश जी। बिल्कुल मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। बीजेपी एक साहसी पार्टी है और हर पार्टी जो अपना वजूद राजनीतिक परिक्षेत्र में बहुत ताकत से बनाना चाहती है, वो पार्टी को ताकत और साहस, निर्भीकता, निडरता दिखानी पड़ती है। आपने अपने एजेंडा को 1990 में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत साहस से, उस समय ये बात करना कि राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकलेगी, ये बहुत माना जाता था कि जिस दौर में हरकिशन सिंह सुरजीत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ज्योति बसु, लालू प्रसाद यादव जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार, मुलायम जी उत्तर प्रदेश में, और पूरी राजनीति में एक समाजवादी, लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी वीविंग थी, बुनावट थी, वहां आपने निर्णय किया। अब क्या आप भी सत्ताधारी, जैसे कांग्रेस ने आरोप लगते हैं कई समझौते किए लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए, क्या बीजेपी भी उन्हीं कंपल्शंस की तरफ बढ़ रही है? आप अपने उस साहस को बरकरार रखकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं सर? उमेश जी। नहीं शरद जी, साहस तो अभी भी वही है, वही पौरुष हमारे भीतर आज भी है और वही आग आज भी धधकती है। और मैं तो अवनीश भाई को कह रहा हूँ कि बार बार आप हमारी नीयत पर संदेह कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत भी तो समझिए। आप कह रहे थे अप्रत्यक्ष से कराइए, अप्रत्यक्ष से कराइए, तो हमने हमारे मर्जी से आधा प्रत्यक्ष करा दिया और आधा आपकी मोहब्बत में हमने अप्रत्यक्ष करा दिया। आपकी भी तो बात को रख लिया है हमने, तो आप हमारी नीयत पर शंका कर रहे हैं, तो मोहब्बत का थैंक यू वेरी मच भी करिए। हमने आपकी बात मान ली, आधा आपके हिस्सेदारी में कर दिया। कांग्रेस से ज्यादा मोहब्बत हो रही है। अवनीश जी, अगर हमने कोई रिसोर्ट जी नहीं जगदीश जी भाई साहब, मैं तो अवनीश भाई की एक बात का और जवाब देना चाह रहा हूँ कि चलिए हमने रिसोर्ट की मंडी खोल भी लिए, तो आप कच्चा माल आने से रोक दीजिएगा ना। आप अपने खेत में जो फसल पैदावार कर रहे हैं, इस तरह का बीज बोइएगा कि वो बीज जाके बाद में फसल के रूप में हमारे खलिहान में नहीं आ। आप अपने खलिहान से माल निकलने मत दीजिएगा ना, ये तो आप कर सकते हैं ना। आप अपने बच्चों की जी नहीं आप अपने बच्चों की उंगली पकड़ के चलिए, मेले में भटकेंगे नहीं। चलिए, बोल लीजिए बुंदेला जी, भटकेंगे नहीं। वैसे भी बोल 29 लीजिए। बच्चे रोज के गायब हो रहे हैं प्रदेश में, 29 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं, उसको भी आप नहीं रोक पा रहे हैं। अच्छा सर जी, इनने कहा कि आज अरे मैं तो राजनीतिक बच्चों की बात अरे कर रहा सुनिए, हूं आपके। इनने कहा राजनीतिक बच्चों की बात कर रहे हैं, कच्चे माल की बात कर रहे हैं। अरे उमेश जी सुनिए, आपको मजा आएगा। इनने अभी हाल कहा कि हम में आज भी वही आग धधकती है। बड़ी अच्छी बात शरद जी, ऐसा कहते हैं। मैंने एक फिल्म का डायलॉग सुना था कि हिम्मत बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। ठीक है, अगर आपके अंदर आग धधक रही है भैया, तो आओ एक प्रणाली लेकर तो आओ। ये क्या डबल प्रणाली, इधर ऐसे उधर वैसे, इधर लाल साइड उधर पीली साइड, ऐसा नहीं होता ना। आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं उमा भारती जी ने कह दिया था कि अगर बिना शराबबंदी के चुनाव में, ये कई सारी चीजें शरद जी कि इनके मुद्दे बहुत है। पानी की समस्या है, खराब सड़कों की समस्या है, बिजली की कटौती की समस्या शरद जी, इसलिए जाना नहीं चाहते। और मैंने पहले ही कहा है, यहाँ ईवीएम से चुनाव होंगे, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, तो इसलिए इन्होंने अपनी सुविधा से ये चुना है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं, एक सलाह लेकिन बड़ी मूल्यवान है कि कच्चे माल की आपूर्ति आप रोक दीजिए, पकड़ लीजिए। आप कम से कम ये तो आपके हाथ में हो सकता है। सर 29 बच्चों की रोज की चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, रोज की चोरी नहीं रोक पा रहे, उनके माँ बाप नहीं रोक पा रहे हैं। 29 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं प्रदेश से, 29 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं। फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। नहीं मैं वही, इनने कहा ना कि कच्चे माल की आवक रोक दीजिए, तो मेरा वही निवेदन है कि ये इस तरह की चीजें हैं। चोर तो जो सातिर चोर चोरी कर ले जाता है, उसके लिए भैया बहुत मुश्किल होता है। चलिए जगदीश जी, एक फाइनल कमेंट आपका लेकर। शेयर है अवनीश भाई, इरशाद एक शेयर जी जगदीश जी, फाइनल कुछ सेकंड में अपनी बात पूरी शरद जी, करिए। एक सेकंड का आप समय बोल लीजिए, दो, उमेश जी केवल बोल रहे हैं, एक फिर सेकंड जगदीश जी का। आप बोल लीजिएगा। जी उमेश जी बोलिए। अवनीश जी आप ही के लिए है। जी
अवनीश जी, आपके लिए है कि बागबा ने एक ऐसा सितम ईजाद किया कि आशिया फूक के पानी को बहुत याद किया। अपने आशिया को फूकने मत दीजिए, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अच्छी सलाह है जी। जगदीश जी, फाइनल कमेंट कुछ सेकंड्स में, 30 सेकंड में जी, बोलिए। जी 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 शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव, सबसे जो महत्वपूर्ण है, कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाले हैं। दोनों चुनाव, ये चुनाव तय कर देंगे कि मध्य प्रदेश में 2023 में किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा हल्का। इसलिए बीजेपी, निश्चित रूप से मैं बीजेपी को जितना देखता हूं, बीजेपी संगठन बहुत ज्यादा चिंता करता है हर चीज की। आप देखिए उनके नेताओं के बयानों से हमेशा यह लगता है कि कल चुनाव होने वाले हैं। तो बीजेपी जितनी गंभीरता से इन चुनावों को लड़ रही है, मेरा मानना है कांग्रेस को आरोपों से बचकर अपनी गंभीरता को उतनी ही ज्यादा जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में आपका एक खासा वोट बैंक है, आपके खासे समर्थक हैं। जरूरत है आपको केवल उस, आप कह रहे हैं कि कच्चा, आपको सबसे पहले जो कह रहे हैं उमेश जी कह रहे हैं, इस कटाक्ष को बहुत हल्के में नहीं, गंभीरता से लेने की जरूरत है पार्टी नेतृत्व को कि आखिरकार हम अपने कच्चे माल की को क्यों नहीं संभाल के रख पाते। जब तक हमारा घर नहीं संभाल पाएंगे हम सही तरीके से, लोग टुकड़ों टुकड़ों में जाते जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे वो प्रदेश लेवल पे हो। शरद जी, कहीं ना कहीं पार्टी का आम कार्यकर्ता उससे मायूस होता है। और एक मिनट मेरी बात हो जाए, उसका पार्टी का आम कार्यकर्ता उससे मायूस होता है। पार्टी में एक नेगेटिव मैसेज मत दीजिए, पॉजिटिव मैसेज लाइए। और संगठन में खुद आपके मुख्यमंत्री बीजेपी के संगठन की तारीफ कर चुके हैं, संगठन ही चुनाव जिताता है। ठीक है, आपका अधिकार है, आप विरोध करिए, लोकतंत्र की आप बहुत बड़ी पार्टी हैं, आप कतई बीजेपी से कमजोर नहीं है। लेकिन आलोचना से हटके आपको चुनाव पे गंभीरता से ध्यान देना होगा, एक चीज। और दूसरी चीज जो उमेश जी ने कटाक्ष में कही हो, उसको पूरी तरह गंभीरता से लीजिए। कुनबे को एक रखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। जी, मैं सिर्फ इतना जोड़ के बात खत्म करूंगा कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए नए नेतृत्व को आगे लाने का भी अवसर है। ये दोनों नेता जो हमारे साथ बैठे हैं, ये सही मौका है कि आप निकाय चुनाव में और यथा योग्य देखकर पंचायत और निकाय चुनाव में अपने चौथी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व को अवसर दीजिए। झिझकिए मत, उनको आगे लाइए, जो अपनी पारी का इंतजार बहुत धैर्य से कर रहे हैं, और आगे बढ़िए। आप कुछ जगह राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामने झुक सकते हैं, लेकिन विद इन दी पार्टी आपको एक उदार छवि के साथ सामने आना होगा। बहुत शुक्रिया जगदीश जी, बहुत धन्यवाद उमेश जी, बहुत शुक्रिया करता हूं अवनीश बुंदेला जी का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, फेस पर फाइट। नमस्कार।